नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ प्लस साइंस एंड टेक एनालिसिस 20 नवंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन से हैं चेक करते हैं। पहले हम हेडलाइंस देखेंगे। देखिए, सबसे पहला न्यूज़, इफ वी इग्नोर तमिल इट विल बी ए ग्रेट डिससर्विस टू द नेशन, सेज प्राइम मिनिस्टर। इधर काशी तमिल संगमम से रिलेटेड, बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव से रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड से रिलेटेड डिलिब्रेशन चल रहा है दोस्तों, वो देखेंगे। फिर देखिए, इनको इस बैरन आइलैंड वोल्कानो को मॉनिटर कर रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो देखेंगे। फिर देखिए, PM किसान उसका जो फंड एलोकेशन है या फिर जो इंस्टॉलमेंट्स दिए जा रहे हैं 2000 रुपीज़ करके, उसमें 67% ड्रॉप देखने को मिला है पिछले 3 साल में। एक छोटा सा न्यूज़ है, वो देखेंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2-3 न्यूज़ है, वो भी देखेंगे। एक तो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक न्यू ऑरल ड्रग डेवलप किया है। फिर हाइपरटेंशन से रिलेटेड एक स्टडी रिपोर्ट है दोस्तों, और भी 3 छोटे न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, लूज योर मार्बल्स। एक फ्रेज है दोस्तों, इसका मतलब है टू गो इनसेन। बोलते हैं ना दोस्तों, पागल बन गया, मतलब दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आवर मेलमैन हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, एवरी डे ही ड्रॉप्स मिस्टर स्मिथ्स मेल ऑन आवर डोर। मतलब मिस्टर स्मिथ के लिए मेल आता है हर दिन, पर वो दूसरे घर में ड्रॉप करते हैं। तो इधर बोला है मेलमैन हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स। ठीक है, मेलमैन का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, इफ यू इग्नोर तमिल इट विल बी ए ग्रेट डिससर्विस टू द नेशन, सेज प्राइम मिनिस्टर। GS पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर न्यूज से मिल जाएगा। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है काशी तमिल संगमम इन वाराणसी, हाईलाइटिंग द बॉन्ड बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु, बोथ बीइंग एंशिएंट सेंटर्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है एक भारत श्रेष्ठ भारत या फिर वन इंडिया बेस्ट इंडिया के बारे में। ये 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंग्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सो एज टू एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, thereby securing stronger unity and integrity of India। देखिए, हमारे देश की स्पेशलिटी क्या है? बहुत पुराने टाइम से अलग अलग रीजन्स के बीच में काफी कल्चरल एक्सचेंजेस हुआ है। बड़े बड़े स्कॉलर्स मीलों दूर ट्रैवल करके अपना कल्चर को दूसरे जगहों पर इंट्रोड्यूस किया है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्री आदि शंकराचार्य। उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, वो केरला के थे। उन्होंने देश के चारों दिशाओं में मठ एस्टैब्लिश किए हैं। कौन कौन से मठ है? श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ चिकमंगलूर इन कर्नाटका में, ज्योतिर्मठ गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड में, फिर वेस्टर्न साइड में कलिका मठ द्वारका इन गुजरात में, और ईस्टर्न साइड में गोवर्धन मठ पुरी इन ओडिशा में। उस वक्त तो इतने स्टेट्स नहीं थे, अलग अलग रीजन्स थे। फिर भी देखा जाएगा तो आज के स्टेट्स के बीच में भी एक सिविलाइजेशनल लिंक है जो हम शायद भूल गए हैं। उसी को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, उसे एनहांस करने के लिए और इसी से स्ट्रॉन्गर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2015 में। तो ये स्कीम के अंडर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री को एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे और उनके बीच में जो एंशिएंट बॉन्डिंग है उसे प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज करेंगे इन द स्फीयर्स ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, क्यूसीन, फेस्टिवल्स, कल्चरल इवेंट्स, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु को पेयर किया है और इस प्रोग्राम का नाम दिया है काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेट किया है वाराणसी में। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी में प्रधानमंत्री आथी नाम्स को ऑनर किया है। आथी नाम्स मतलब क्या है? रिलीजियस लीडर्स है दोस्तों, तमिलनाडु के वेरियस रिलीजियस प्लेसेस एंड मोनास्ट्रीज के। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकते हैं आथी नाम्स क्या है, तो बेसिकली दे आर रिलीजियस लीडर्स। तो प्रधानमंत्री ने ट्रांसलेटेड वर्जन्स ऑफ तिरुकुरल भी रिलीज किया है। क्या है तिरुकुरल? आपने संगम लिटरेचर के बारे में सुना होगा। आज से करीब 2000 से लेके 3000 साल पहले साउथ इंडिया में एक्सिस्ट करते थे संगम लिटरेचर, तमिल लिटरेचर भी बोल सकते हैं आप। तो जब पांड्या डिनास्टी था ना, उस टाइम पे ये संगम लिटरेचर सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ था। तो संगम लिटरेचर में काफी सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं दोस्तों, उसमें से एक है तिरुकुरल। तिरुकुरल में बेसिकली वेल्थ के बारे में, लव के बारे में काफी मेंशनिंग्स है और ये लिखा है तिरुवल्लुवर। तो ये तिरुकुरल का ट्रांसलेटेड वर्जन अभी रिलीज किया है। इन्होंने ये भी बोला है देयर इज ए ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बोला है। सुब्रमण्य भारती एक ग्रेट पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने
काशी में आके रहे थे और इधर पढ़ाई किए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उधर सुब्रमण्य भारती के नाम पर एक चेयर भी डेडिकेट किया है दोस्तों, जो भी इसलिए उनके प्राइड को एनहांस करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु एंड काशी के कुछ इंस्पिरेशनल सोर्सेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक के बारे में बताया है। जैसे कि तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है तन्नुमई, वेरास काशी में तबला। बनारसी साड़ीज आर मेड इन काशी, वेरास कंजीवरम सिल्क आर मेड इन तमिलनाडु, है कि नहीं। एंड बोथ आर बर्थ प्लेस एंड वर्क प्लेस ऑफ ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। तो कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में बताया दोस्तों, जैसे कि तमिलनाडु इज द होम ऑफ सेंट तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर के बारे में मैंने बताया, जिन्होंने तिरुकुरल लिखा था। वाइल काशी इज द होम ऑफ तुलसी, इधर तुलसीदास के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। ठीक है, वैसे तुलसीदास का जन्म स्थल आप बोल नहीं सकते काशी, पर उनका वर्क प्लेस बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे काशी में एक तुलसी घाट भी है, आपने शायद सुना होगा। तो ये रहा दोस्तों काशी तमिल संगमम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गया होगा, जैसे कि तिरुकुरल रिटन बाय तिरुवल्लुवर, फिर कंजीवरम सिल्क, बनारसी साड़ीज और सेंट तिरुवल्लुवर, तुलसीदास और ऑब्वियसली एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा। अगला न्यूज है COP27 से रिलेटेड, यूएन क्लाइमेट टॉक्स पोइज्ड फॉर डील क्रिएटिंग लॉस एंड डैमेज फंड। GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर न्यूज से। देखिए, आप सबको पता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा है शर्म एल शेख इजिप्ट में, ये खत्म होने वाला है। फाइनल डेज में एक नेगोशिएशन चल रहा है दोस्तों लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करने के बारे में। क्या है लॉस एंड डैमेज फंड? देखिए, आज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही रिस्पॉन्सिबल है। हमने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स किया है, उसके लिए एनर्जी हमने कहां से क्रिएट किया? फोसिल फ्यूल जला के। फोसिल फ्यूल जलाने से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? बेसिकली एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होगा, जिसकी वजह से सी लेवल्स राइज होगा, और भी कई सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या डिजास्टर्स हो सकता है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जनरली आप बता सकते हो आज जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है, जैसे कि कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो रहा है, कहीं पे फ्लड्स हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड्स हुआ था, इतने सारे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुए, कई जगहों पर सी लेवल्स राइज होने की वजह से सिटीज जो है पानी में डूब रहा है। तो इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल है, पर हम में से कुछ लोग ज्यादा ही रेस्पॉन्सिबल है। कौन है वो कुछ लोग? वो है डेवलप्ड कंट्रीज के लोग। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन किया है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आया है। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आज जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है उसके लिए कॉम्पेंसेट करना। वैसे ये लॉस एंड डैमेज कॉम्पेंसेशन के बारे में काफी सालों से डेलिब्रेशन चल रहा है दोस्तों, पर अभी तक खास कुछ हुआ नहीं। पर इस बार लॉस एंड डैमेज कॉम्पेंसेशन फंड के बारे में काफी कुछ नेगोशिएशन हुआ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड आइलैंड नेशंस का कहना यह है एक डेडिकेटेड फंड एस्टैब्लिश करना चाहिए एंड ए क्लियर फिनेंसिंग स्कीम होना चाहिए टू कॉम्पनसेट कंट्रीज दैट आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट लिंक्ड कैलामिटीज। देखिए, आइलैंड नेशन सबसे ज्यादा परेशान है दोस्तों, क्योंकि सी लेवल राइज जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको करेंगे? आइलैंड नेशंस को करेंगे, वो सबसे पहले पानी के नीचे हो जाएगा। तो इस बार जो COP हुआ है इसमें लॉस एंड डैमेज को एज एन एजेंडा इंक्लूड किया है। इस बार ऐसा लग रहा है एक क्लैरिटी आ जाएगा लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, और यह भी बताया जा रहा है दोस्तों COP27 का एक पॉजिटिव आउटकम होगा लॉस एंड डैमेज फंड जो है। अब ये देखना पड़ेगा दोस्तों किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज रेस्पॉन्ड करते हैं। वैसे कुछ कंट्रीज ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है दोस्तों, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि दे आर वर्किंग टू फाइंड ए वे इट कैन एग्री टू प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड। तो ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, आइलैंड नेशंस, ये सारे कुछ प्रपोजल्स पुटअप किया है किस तरह फंडिंग होना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया है दोस्तों। एंड द यूरोपियन यूनियन वांट्स COP27 टू हैव स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऑन कटिंग एमिशंस एंड टू रीअफर्म द एस्पिरेशनल गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इधर बात किया जा रहा है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड किस COP में साइन हुआ था। तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? बेसिकली जो एवरेज राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है उसे 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है ये जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का टारगेट है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन कहना क्या चाह रहा है दोस्तों कि आप बोल रहे हो कि डेवलप्ड कंट्रीज को पैसे देना चाहिए, बेसिकली कॉम्पनसेशन देना चाहिए। ठीक है, मान लिया हम दे भी देंगे, पर आज दुनिया में
ऐसे 2 कंट्रीज है जो एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज है पर वो डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में है, इसलिए वो बच रहे हैं। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन इधर पॉइंट आउट कर रहा था चाइना एंड सऊदी अरेबिया को। 1992 से ये दोनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में है, जबकि दोनों कंट्रीज काफी अमीर है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो इनसे भी पैसे लेना चाहिए। तो ये डेवलप्ड कंट्री का क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, डेवलप्ड कंट्री को आप इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री बोल सकते हैं, हाई इनकम कंट्री बोल सकते हैं, मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं, या फिर एडवांस्ड कंट्री बोल सकते हैं। ये बेसिकली एक सॉवरेन स्टेट है जहां पे हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कैसे पता चल जाएगा? क्या क्राइटेरिया है दोस्तों? मोस्ट कॉमनली उनका डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इवेल्युएट किया जाता है, जैसे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एक कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू है, उसे आप जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट देखा जाएगा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी का मतलब क्या होता है? देखिए, जीडीपी होता है उस कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका टोटल वैल्यू। जीएनपी में क्या होता है? उस कंट्री के सिटीजन दूसरे कंट्री में जाके कुछ पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे अगर वो उस कंट्री में भेज रहे हैं, वो पैसे भी काउंट किया जाएगा किसमें? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंडियन सिटीजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके काम कर रहा है, उधर से जो सैलरी मिल रहा है वो इंडिया में भेज रहा है, तो ये भी काउंट किया जाएगा जीएनपी में, दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। समझ गए? नाउ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम या फिर जीडीपी पर कैपिटा मतलब क्या होता है? जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाएगा। समझ रहे हो? एक साल का देखा जाता है, ये टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करने से एक इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम क्या है ये पता चल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है ये भी देखा जाएगा। फिर ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब देखा जाएगा। फिर सिटीजन्स के जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखा जाएगा। ये सब देखने के बाद एक कंट्री को एज ए डेवलप्ड कंट्री लिस्ट करते हैं। पर देखा जाएगा तो 1992 से चाइना, सऊदी अरेबिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, एक्चुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, तो ये लोग बच रहे हैं, इनसे भी पैसे लेना पड़ेगा ये यूरोपियन यूनियन का। फिर देखिए G77 के बारे में बात किया जा रहा है। G77 एंड चाइना ने बोला है L&D फंड का इमीडिएट क्रिएशन होना चाहिए। तो G77 क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के अंदर। समझ रहे हो ना आप? डेवलपिंग कंट्रीज का लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है G77। 1964 में ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय 77 डेवलपिंग कंट्रीज। पर देखिए दोस्तों, आज के हिसाब से G77 में 134 कंट्रीज है, पर ये जो ओरिजिनल नेम है ना G77, ये अब तक बदला नहीं है। इंडिया भी एक मेंबर है G77 का। तो आपको ध्यान रखना है G77 में केवल 77 कंट्रीज नहीं है, आज के हिसाब से 134 कंट्रीज है, पर ओरिजिनल नेम को रिटेन किया हुआ है। ठीक है, एम क्या है? टू प्रमोट इट्स मेंबर्स कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड क्रिएट एन एनहांस्ड जॉइंट नेगोशिएशन कैपेसिटी यूनाइटेड नेशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूम है, उधर परमानेंट मेंबर्स को छोड़ के और किसी का वॉइस ही नहीं है। तो जितने डेवलपिंग कंट्रीज है उनका एक कलेक्टिव वॉइस या फिर जॉइंट नेगोशिएशन कैपेसिटी एनहांस करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर G77 एस्टैब्लिश किया था एंड प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है ये भी बता देता हूं। देखिए, अर्थ को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर करके आप डिवाइड कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। आप अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज का कोऑपरेशन है ना, इसे साउथ साउथ कोऑपरेशन भी बोलते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया लॉस एंड डैमेज फंड से रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला है इनकोइस कीप्स वॉच ऑन बैरन आइलैंड वोल्कानो। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगा। ये छोटा सा न्यूज है दोस्तों। देखिए, हमारे देश का ओनली एक्टिव वोल्कानो है बैरन आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो इसे मॉनिटर किया जाता है दोस्तों इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज इनकोइस। वैसे इनकोइस जो है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर को भी होस्ट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इंडिया में कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, नाउ बैरन आइलैंड वोल्कानो के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। वोल्कानो इज अबाउट 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बैरन आइलैंड वोल्कानो का लोकेशन पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थर्न साइड में है। ये आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है,
एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि पोर्ट ब्लेयर के सथेन साइड में बैरन आइलैंड वोल्केनो लोकेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, उसके नॉर्थन साइड में करीब 140 किलोमीटर नॉर्थन साइड में लोकेटेड है बैरन आइलैंड वोल्केनो जो है। वैसे पोर्ट ब्लेयर के नीचे और एक आइलैंड है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के सथेन साइड से निकोबार आइलैंड शुरू हो जाता है। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मतलब दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। वन इज अंडमान आइलैंड्स जिसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान ऐसा बातें हैं। उसके नीचे है निकोबार आइलैंड्स जिसमें कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक है, ये सब आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नाउ volcano about 140 km northeast of Port Blair has been emitting smoke and is not capable of causing major destruction, ये बताया है। देखिए, वैसे पिछले कई सालों से बैरन आइलैंड वोल्केनो से स्मोक तो एमिट हो रहा है, पर कोई मेजर डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस नहीं है, इस तरह कहा है इनकोइस ने। ऊपर से इंडियन ओशन में इनकोइस 7 टाइड गेजेस इंस्टॉल किया है ऑलरेडी। किसके लिए? किसी भी तरह का अंडर वाटर मूवमेंट या सीस्मिक एक्टिविटी जनरेट हो रहा है क्या, ये कैप्चर करने के लिए। और एक सीस्मिक सेंसर, बेसिकली सीस्मिक एक्टिविटीज को कैप्चर करने के लिए, और एक सीस्मिक सेंसर एंड अनदर टाइड गेज इंस्टॉल करने का प्लान है, इस तरह बोला है सीनियर साइंटिस्ट बी अजय कुमार साहब ने। और मान लीजिए अगर बैरन आइलैंड वोल्केनो का एक मैसिव एरप्शन हो भी जाता है, तभी एक लोकलाइज्ड सुनामी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इस तरह भी बोला है सीनियर साइंटिस्ट साहब ने। नाउ इनकोइस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, हैदराबाद में लोकेटेड है, 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड इट इज अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ESSO न्यू दिल्ली। ESSO क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एग्जीक्यूटिव आर्म है दोस्तों फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो इसी का यूनिट है इनकोइस जो है। और मैंडेट क्या है इनकोइस का? to provide the best possible ocean information and advisory services to society, industry, government agencies etc. तो बेसिकली देखिए, सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन से, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट से, बेसिकली सिस्टमैटिक एंड फोकस्ड रिसर्च से बेस्ट पॉसिबल ओशन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट एजेंसीज को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को, ये सारे इनको इसका बेसिक फंक्शंस है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है 67% ड्रॉप इन पीएम किसान पेआउट इन 3 years। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं बोलूंगा दोस्तों, बस एक डाटा है। डाटा मतलब पीएम किसान के बारे में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 2019 में लॉन्च हुआ था टू पे एलिजिबल फार्मर फैमिलीज 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज ईच। तो हर एक एलिजिबल फार्मर फैमिली को 6,000 रुपीज एनुअली मिलते हैं इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज ईच। एक साथ 6,000 नहीं मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सीधे अकाउंट में पैसे आ जाता है। ठीक है, अब एक आरटीए क्वेरी से ये पता चला दोस्तों, पीएम किसान का जो फंड एलोकेशन है ना, इसमें 67% का ड्रॉप हुआ है। देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट सक्सेस रिपोर्ट शोड दैट ओनली 3.87 करोड़ फार्मर्स रिसीव्ड द 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 इन देयर अकाउंट्स इन मई जून 2022। देखिए, पीएम किसान का 11th इंस्टॉलमेंट चल रहा है दोस्तों। ठीक है, 2019 से शुरू हुआ था ना, अभी 11th इंस्टॉलमेंट चल रहा है। केवल 3.87 करोड़ फार्मर्स को ही पैसे मिला है, मतलब 11.84 करोड़ फार्मर्स को पहली बार मिला था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैक इन फरवरी 2019। अब देखिए 11th इंस्टॉलमेंट केवल 3.87 करोड़ फार्मर्स को मिला है, मतलब 67% ड्रॉप हुआ है। और स्टेट बेस्ड डाटा दिया हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र में 109 से लेके 37.51 तक हुआ, मतलब 65.9 डिक्लेन हुआ है। मध्य प्रदेश में 99.9% का डिक्लेन हुआ है, बिहार में 91.8, गुजरात में 55, आंध्र प्रदेश 49.4, तमिलनाडु 50, छत्तीसगढ़ 94.7। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पोल बाउंड स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाला है, गुजरात, उधर भी 55% का डिक्लेन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जान पूछ के तो वो बंद नहीं कर रहा होगा। कम से कम इलेक्शन जहां पे हो रहा है उधर तो पैसे देना चाहिए ना, ये तो पॉलिसी रहता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो मिनिस्ट्री ने क्या बोला है दोस्तों, नो मनी वॉज ट्रांसफर टू एनी फ्रॉड बेनिफिशियरी अंडर द पीएम किसान स्कीम। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री का कहना यह है, कई सारे फ्रॉड बेनिफिशरीज है, कई सारे लोग ना फ्रॉड करके पैसे ले रहे हैं पीएम किसान से। तो जितने फ्रॉड बेनिफिशरीज है उनका नाम डिलीट करके 100% एरर फ्री डाटा ऑफ फार्मर्स प्रोवाइड करना स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब स्टेट्स 100% एरर फ्री डाटा प्रोवाइड करेंगे तब हम पैसे ट्रांसफर करेंगे डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में, इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी बोला है दोस्तों, 100% एरर फ्री डाटा प्रिपेयर करने के लिए आधार के थ्रू वैलिडेट किया जा सकता है, और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके जरिए भी
ये काम कर सकते हैं। तो इतना ही न्यूज़ है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। बस आप पीएम किसान स्कीम के बारे में ध्यान दीजिएगा। 2019 में लॉन्च हुआ था, 6,000 रुपीज़ मिलते हैं फार्मर्स को, 2,000 का 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। नंबर 1, यूएस साइंटिस्ट फाइंड न्यू ऑरल ड्रग फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। इसमें काफी कुछ पॉइंट्स बताया है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, PCSK9 इनहिबिटर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक नया ऑरल ड्रग डेवलप किया है कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए, PCSK9। PCSK9 क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है ना आजकल, इसे स्टैटिन्स बोलते हैं। तो स्टैटिन्स के बाद नया एक ड्रग है दोस्तों, PCSK9। तो साइंटिस्ट का कहना यह है, ये ऑरली एडमिनिस्ट्रेट ड्रग है। ऑरली एडमिनिस्ट्रेट मतलब मुंह से आपको कंज्यूम करना है। एंड इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल मॉडल्स बाय 70%। तो 70% तक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकता है PCSK9 जो है। वैसे ये कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल इज ए कंपाउंड ऑफ स्टेरॉल टाइप फाउंड इन मोस्ट बॉडी टिश्यूज। हमारे बॉडी टिश्यूज में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में या फिर हमारे शरीर में जितने स्टेरॉइड कंपाउंड्स है वो सबका पार्ट है कोलेस्ट्रॉल। पर देखिए, हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का प्रपोर्शन ज्यादा होने से इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज है। बेसिकली ये हमारा ब्लड वेसल्स है। नॉर्मल केस में ऐसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को फ्लो करना चाहिए, ये रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रहा है। पर देखिए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने का चांस है। ब्लड वेसल्स ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे हार्ट अटैक आ सकते हैं। वैसे हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज इसलिए होता है हमारा डाइट की वजह से, ज्यादा ऑयली फूड खाने से, ट्रांस फैटी एसिड खाने से, जंक फूड्स खाने से, मीट खाने से। ठीक है, ऐसे कुछ फूड से जिससे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो या फिर कोई डाइटिशियन से पूछ सकते हो, आपको बताएगा। आपको ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल क्या है ब्लड में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है हाइपरटेंशन, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब इन इंडियन एडोलेसेंट्स। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब क्या है, मान लीजिए ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड इस तरह फ्लो होता है। ये जो ब्लड वेसल के दीवार पर या फिर वॉल्स पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लड वेसल्स जो है ये ब्रेक होने का चांसेस है। ठीक है, अब एक स्टडी से पता चला है दोस्तों, हमारे देश में जितने एडोलेसेंट्स हैं मतलब बच्चे हैं, उनमें हाइपरटेंशन का केसेस ज्यादा है। 10 से 12 साल के बीच में जितने बच्चे हैं उनमें 35% में हाइपरटेंशन है। 13 साल से ऊपर जितने बच्चे हैं उनमें 25% में हाइपरटेंशन है। इंडियन नेशनल हेल्थ पोर्टल डाटा के हिसाब से 30% ऑफ अडल्ट्स हैव एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अडल्ट पॉपुलेशन में 18 साल के ऊपर जितने पॉपुलेशन है उनमें 30% में हाइपरटेंशन है। अर्बन एरियाज में ज्यादा है 35%, रूरल एरियाज में 28%। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हम क्या सोच रहे थे, जो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है, मतलब जिनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह ठीक से मिलते नहीं है, उनमें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होते ही नहीं है। बोलते हैं ना, गरीब लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये केवल अमीर लोगों में होता है। पर ये स्टडी से पता चला दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। पुअर हो या रिच हो, दोनों में हाइपरटेंशन का केसेस रिपोर्ट हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर प्रिवेलेंस इन यंगर स्टैंडर्ड एडोलेसेंट्स इज 40% कंपेयर्ड विद 34% इन दोस नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, बेसिकली एज के हिसाब से जिनका ग्रोथ ठीक से नहीं होता है उन्हें आप स्टंटिंग पॉपुलेशन या स्टंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एडोलेसेंट्स में 40% है, whereas नॉन स्टैंडर्ड में केवल 34% है। एंड हाइपरटेंशन प्रिवेलेंस इन टीन अंडरवेट एडोलेसेंट्स इज ऑल्सो हाई। देखिए, जो टीन है अंडरवेट है उनमें भी 32% है, whereas ओल्डर एडोलेसेंट्स में केवल 22% है। फिर देखिए, ये जो हायर प्रिवेलेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है रूरल एरियाज में, ये रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से है, ये बताया जा रहा है स्टडी रिपोर्ट। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोअर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, रूरल एरियाज में बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता है, अर्बन एरियाज में नहीं रहते हैं। वो कंप्यूटर के सामने, वीडियो गेम्स के सामने बैठे रहते हैं। ऐसे हमारा विश्वास है, पर आजकल सब कुछ चेंज हो गया है। रूरल एरियाज में भी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, उनका भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है स्मार्टफोन्स की वजह से। ठीक है, तो उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर आजकल रिपोर्ट हो रहा है। स्टेट वाइज डाटा देखिए, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में हाइयर हाइपरटेंशन प्रिवेलेंस है दोस्तों कंपेयर्ड विद रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा देखिए ईस्टर्न स्टेट्स में है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एक्सेट्रा। अगला है कार्बोनेशियस मीटेओराइट्स डिलीवर्ड वाटर टू अर्ली मार्स। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, फिर भी देखिए, साइंटिस्ट का एस्टिमेशन ये है that the bombardment of Mars by water and carbon-rich chondrite meteorites from the outer solar system delivered a large volume of water to the crust of the planet early in its history। तो बहुत पहले मार्स में
वाटर एंड कार्बन रिच कॉन्ट्रेट मीटियोरेट्स का बॉम्बार्डमेंट हुआ था, जिसकी वजह से मार्स में काफी सारी पानी पहुंच गए थे। अब ये कॉन्ट्रेट मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रेट एक क्लास ऑफ मीटियोरेट्स है। देखिए मीटियोरेट्स कहां से आता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट से आता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो देखिए वाटर एंड कार्बन रिच कॉन्ट्रेट्स का बॉम्बार्डमेंट हुआ था मार्स में, जिसकी वजह से मार्स में पानी पहुंचा था काफी पहले, और ये पता चला है ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर करके एक मेजरमेंट से। ठीक है, और इनका कहना यह है दोस्तों, मैक्सिमम जो वाटर एंड कार्बन रिच कॉन्ट्रेट मीटियोरेट्स हिट हुआ था ना, ये वाटर फॉर्म में नहीं था, कुछ और फॉर्म में भी था, जिसकी वजह से अभी आपको मार्स में इतना पानी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर वो वाटर के फॉर्म में होता तो 300 मीटर्स डीप एक ग्लोबल ओशन फॉर्म हो जाता मार्स में, इस तरह साइंटिस्ट ने बोला है। पर देखिए इसमें केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉन्ट्रेट मीटियोरेट्स क्या है, आपसे पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रेट मीटियोरेट्स क्या है? बेसिकली एक क्लास ऑफ मीटियोरेट्स है। जितने मीटियोरेट्स है ना जो अर्थ में आके गिरते हैं, उसका 80% कॉन्ट्रेट मीटियोरेट्स है, यही आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला है लार्जेस्ट एवर मरीन टर्टल फॉसिल डिस्कवर्ड इन स्पेन। ये न्यू स्पीशीज ऑफ एंशिएंट टर्टल डिस्कवर्ड इन द कैल टोराडस लोकेलिटी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन मे हैव बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट मरीन टर्टल्स टू हैव एवर लिव्ड, सजेस्ट न्यू स्टडी। तो न्यू स्टडी के हिसाब से लार्जेस्ट मरीन टर्टल एवर इन हिस्ट्री का फॉसिल डिस्कवर हुआ है दोस्तों, कहां पे? स्पेन में, कैल टोराडस लोकेलिटी में। लेंथ है 3.74 मीटर्स का, and it represents the largest marine turtle to have been found in Europe to date. Remains consist of a fragmented but almost complete pelvis and parts of upper shell. Not so important, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट एवर मरीन टर्टल फॉसिल डिस्कवर हुआ है स्पेन में। ये करीब 83.6 to 72.1 मिलियन ईयर्स एगो पुराना है, और ये कैल टोराडस लोकेलिटी भी ध्यान दीजिएगा स्पेन में। फाइनली रकेज ऑफ चैलेंजर शटल फाउंड ऑफ फ्लोरिडा कोस्ट। देखिए जनवरी 1986 को नासा का एक स्पेस शटल टेक ऑफ हुआ था यूएसए से, और ये स्पेस शटल का नाम था चैलेंजर, ये नाम आप ध्यान दीजिएगा। और ये चैलेंजर स्पेस शटल का क्रैश हुआ था दोस्तों, एंड 7 एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड वेर किल्ड। तो ये चैलेंजर स्पेस शटल का रेकेज मिला है दोस्तों अटलांटिक ओशन का बॉटम से ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये न्यूज आया है। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।